हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के 2022 के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, वो भी आपके पेपर 1। ठीक है, ये कौन से पीवाईक्यूज हैं 2022 के, जो आपका एग्जाम होने वाला था दिसंबर 2022 में, जो दिसंबर में ना होकर डायरेक्टली हुआ था फरवरी 2023 में, राइट। ये उसके पीवाईक्यूज हैं, फरवरी 2023 के पीवाईक्यूज है, तो वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और ये बेसिकली है आपके पीवाईक्यूज का पार्ट नंबर 7। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 6 पार्ट्स को मिस किया है तो पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, चाहिए वहां से जाके फर्स्ट 6 पार्ट्स को कवर कीजिए। मैंने डीआई मैक्स सब कुछ कराया है, तो आप उसको भी वहां से जाके फर्स्ट 6 पार्ट्स में कवर कर सकते हैं, राइट। एंड अगर आप में से कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनके लिए भी मैं एक चीज बता दूं कि कॉमर्स के भी पीवाईक्यूज मैंने कराए हैं, ठीक है। उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है 2022 के पीवाईक्यूज का, आप वहां से भी जाके उसको भी कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से, अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। अगर आप में से कोई पूछेगा मैम 1 to 30 क्वेश्चन कहाँ पे है, तो वो है आपका पार्ट नंबर 1 to 6 में, ठीक है। आपको फर्स्ट 30 क्वेश्चंस उन पार्ट्स में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं फर्स्ट 6 पार्ट्स, तो आपके लिए पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाइए वहां से जाके फर्स्ट 30 क्वेश्चंस को कवर अप करके आइए, ठीक है। कमिंग टू आज का हमारा 31st क्वेश्चन, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है देखते हैं। जब भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, तो सिर्फ आपको पहचानना होता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। एंड मोस्टली ना जब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, तो मैं एक टिप दे देती हूँ आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। टिप क्या है, ये जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन रहते हैं ना, ये यूजुअली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन रहते हैं, फैक्ट बेस्ड यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो कभी बदलते नहीं, ठीक है। ऐसी चीजें किसी टॉपिक के बारे में जो कभी बदलती नहीं है, जैसे यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात किया गया है, तो ये सब चीजें कभी बदलेंगी नहीं, राइट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो है जैसा है, टाइम टाइम पे जो जो हुआ है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। मैं आज पढ़ूं 10 साल बाद पढ़ूं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कभी चेंज नहीं हो सकता, राइट। उसके बारे में जो है जैसा है वो स्टार्ट से वैसे का वैसा ही होता है, राइट। तो ऐसे टाइप की चीजों को हम बोलते हैं फैक्ट बेस्ड चीजें। और यूजुअली स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे फैक्ट बेस्ड चीजों पे ही स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज टू प्रोटेक्ट द अर्थ ओजोन लेयर। To date, the only United Nations Environment Agreement is to be ratified by every country in the world. बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अर्थ की ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। फिर वो बोलता है लेकिन ये सिर्फ ऐसा यूनाइटेड नेशंस का एग्रीमेंट है जो रेटिफाई किया जाता है। रेटिफाई यानी उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स की जाती है, चेंजेस की जाती है हर एक कंट्री के द्वारा। भाई हर एक कंट्री चेंज करने बैठेगी तो फिर तो काम हो गया, है ना। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, पेरिस एग्रीमेंट एस्टैब्लिश वॉलंटरी कमिटमेंट्स बाय ऑल द पार्टीज टू प्रिपेयर, कम्युनिकेट एंड मेंटेन अ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी। तो पेरिस एग्रीमेंट में ये बोला गया है, हाँ ठीक है। और ये कैसा है, वॉलंटरी है। वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से, ठीक है। अपनी इच्छा से आप क्या कर रहे हो, कमिट कर रहे हो कि ठीक है आप ऐसा ऐसा करोगे। जैसे इंडिया ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन खुद बताया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, हम इतना कम करेंगे, हम ये चीज ऐसी करेंगे, राइट। तो ठीक है। सो दोनों भी स्टेटमेंट कैसी हैं, आपकी जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो करेक्ट। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करता है, हाँ करता है। और साथ ही साथ ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, हर कंट्री को अमेंड खुद करना है, राइट। रेटिफाई जो है, अमेंडमेंट जो है हर कंट्रीज में खुद से आके करता है हर साल, ठीक है। तो ये बात तो राइट है, हर साल नहीं लेकिन कुछ टाइम के बाद हर कंट्री क्या करता है, खुद से चेंज करता है, ठीक है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट जो है पेरिस एग्रीमेंट का, वो रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बोलता है वॉलंटरी है।
वॉलेंट्री यानी अपनी इच्छा से, तो अपनी इच्छा से नहीं है कुछ भी यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था, कंपलसरी वर्ड होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है, एनडीसी जो बनाया जाता है, ठीक है, जो आपको बना के मेंटेन करना रहता है, ये आपके लिए कंपलसरी रहता है, ये कोई वॉलेंट्री नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं है। इसलिए आपका स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट नंबर 2 कैसा है, इनकरेक्ट है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर आप में से किसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, और भी बहुत सारे एनवायरमेंट में से एग्रीमेंट्स है, अगर आपके वो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं ना, तो मैं आपको एक टिप देती हूँ छोटी सी। ठीक है, टिप क्या है, मैंने एनवायरमेंट की ना प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, 7 या 8 लेक्चर है। ठीक है, उन 7 या 8 लेक्चर में मैंने आपको पता है क्या कराया है, सारे के सारे एग्रीमेंट्स कराए हैं ऐसे वाले, मॉन्ट्रियल, फिर पेरिस एग्रीमेंट हो गया, फिर आपके सारे के सारे एसडीजीज हो गए, वो सब हो गए, राइट। तो ये 7 से 8 लेक्चर देख लीजिए एनवायरमेंट के। क्यों? क्योंकि इन 7 से 8 लेक्चर में से हमेशा पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने वो टॉपिक कवर किए एनवायरमेंट के जो कोई भी पढ़ सकता है, वेदर आप कॉमर्स के हो, वेदर आप इंग्लिश के हो, वेदर आप बोलते हैं ना ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हो, हर स्टूडेंट मोस्टली जो नॉन एनवायरमेंट वाले बैकग्राउंड से है, वो लोग तो क्या है, ये 8 लेक्चर्स तो इजीली रट सकते हैं अपने माइंड में, वो लोग इनको इजीली पढ़ सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्या कीजिए, आप एटलीस्ट ये 7-8 लेक्चर जो मैंने एनवायरमेंट के कराए हैं वो अच्छे से रट के जाइए, तो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जो यहाँ से हर बार पूछे जाते हैं अलग अलग एग्रीमेंट से, वो वाले क्वेश्चन तो आपके राइट हो ही जाए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलते हैं देखते हैं। थर्मल पोल्यूशन यूजुअली एफिलेंट फ्रॉम कूलिंग सिस्टम्स और पावर प्लांट्स और अदर इंडस्ट्रीज ऑल्टर्स वाटर टेम्परेचर इन अ लेक और स्ट्रीम। बोलता है थर्मल पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो भी एफिलेंट निकलते हैं, एफिलेंट यानी जो भी कचरा निकलता है कूलिंग सिस्टम से, किसी भी पावर प्लांट के या किसी भी इंडस्ट्री से, तो उसकी वजह से वाटर का जो टेम्परेचर है जहाँ पे वो एफिलेंट निकलता है, जिस भी पानी में वो जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो ये है आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 जो काफी हद तक राइट लग रही है, राइट। सेकेंड क्या बोलता है, ह्यूमंस ऑल्सो कॉज थर्मल पोल्यूशन बाय ऑल्टरिंग वेजिटेशन कवर एंड रन ऑफ पैटर्न्स। ह्यूमंस भी क्या करते हैं, थर्मल पोल्यूशन करते हैं। कैसे? वेजिटेशन कवर, यानी पहले आप कुछ और खेती करते थे, अब कुछ और कर रहे हो, तो जो ये भी चीज एक होती है कि कोई कोई जमीन है किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ही बनी होती, अगर आप उस जमीन पे और कोई क्रॉप उगाना शुरू कर दोगे ना, तो वो जमीन उतनी उपजाऊ नहीं मानी जाती है, राइट। तो कई बार ह्यूमंस भी क्या करते हैं, थर्मल पोल्यूशन करते हैं। कैसे? कि वो लोग वेजिटेशन कवर चेंज कर देंगे या उसका पैटर्न बदल देंगे। तो ठीक है, देखते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक तो थर्मल पोल्यूशन कैसे होता है कि आप जो भी एफिलेंस निकालते हो उसके वजह से वाटर में, वो जब एफिलेंस जाते हैं, कचरा जाता है, तो वाटर चेंज हो जाता है। दूसरा, जब आप वेजिटेशन कवर चेंज करते हो तो उससे भी थर्मल पोल्यूशन कॉज होता है। तो दोनों भी स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं आपको एक टिप दे देती हूँ छोटी सी। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर में पक्का पोल्यूशन से आता ही आता है, किससे, किसी ना किसी टाइप के, कभी थर्मल पूछ लेगा, कभी वाटर पोल्यूशन, कभी एयर पोल्यूशन, कभी ना कभी कोई ना कोई पेपर, हर पेपर उठा के देख लो, ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको क्या दिखेगा, एक क्वेश्चन आपको पोल्यूशन से दिखेगा ही दिखेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज पोल्यूशन जो है उसको थोड़ा ना लॉजिकली सोचिए। ठीक है, टिप यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन तो आता है, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ना लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली अगर आप नॉन एनवायरमेंट बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, आप में भी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, या आप में भी बोलते हैं ना कॉमर्स, साइंस, इन सब के स्टूडेंट है, अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो बेसिक लॉजिक लगाइए। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, अपना बेसिक लॉजिक लगाया था, है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लॉजिक भी लगाएंगे ना, तो भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द लीस्ट ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसमें कम से कम ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है। तो ये क्वेश्चन भी कैसा है,
ये क्वेश्चन भी आपका फैक्ट बेस्ड है। फैक्ट बेस्ड यानी ये लर्निंग वाले क्वेश्चन है ना। अगर आपने लर्न किया होगा, कहीं पे पढ़ा होगा, तो आप इजीली इनका आंसर दे पाओगे। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो चीजें लर्न करने वाली है ना, एटलीस्ट उन चीजों को तो पेपर 1 में अच्छे से, पेपर 1 में भी और आपका जो भी पेपर 2 है, जो भी फैक्ट बेस्ड चीजें होती है ना, प्लीज उनको अच्छे से लर्न करके रखिए। बिकॉज पेपर में अगर आप देखोगे ना, ओवरऑल अगर 50 क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें से 5 क्वेश्चन तो कंफर्म ऐसे होंगे, जो कौन से होंगे, जो होंगे आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। यानी वो प्योर एंड प्योर आपकी लर्निंग दिखाएगा कि आपने कितना अच्छे से लर्न किया भी है कि नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो अभी याद कर लेना वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, HCFC भी बोलते हैं इनको। ठीक है, HCFC स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्या रहते हैं, ये ऐसा सब्सटेंस है जो कम से कम ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल रखता है। यानी ये सब्सटेंस के वजह से ओजोन लेयर पे कम से कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पे लीस्ट पूछा था, ये भी आपको ध्यान देना। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 34th क्वेश्चन, पोटेंशियल रीजन्स ऑफ जियोथर्मल साइट्स आर। अब जियोथर्मल साइट्स के पोटेंशियल रीजन कौन से हैं? अब ये भी क्वेश्चन अगेन कैसा है ना, ये भी क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है। अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा, तो आपको यहाँ पे अपना बेसिक लॉजिक यूज करके भी ना इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे क्या दिख रहा है ना, अगर मैं बेसिक लॉजिक ना भी यूज करूं, या तो लॉजिक यूज कर लो या तो ऑप्शंस यूज कर लो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आइदर गो फॉर द लॉजिक, अगर आपको लॉजिक पता है तो, कि जियोथर्मल साइट्स क्या होती हैं, या तो आपको क्या पता होना चाहिए, या तो आप ऑप्शन देख के चूज कर लो। ऑप्शन देख के बहुत क्लियर है मेरे को एक चीज को, या तो 3 ऑप्शन में ए है, यानी ए होगा, या तो नहीं होगा, है ना। ए होगा तो ए, सी, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में से कोई आंसर है, और ए नहीं होगा तो सीधा सीधा सेकेंड वाला मेरा आंसर, राइट। तो ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस के थ्रू भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, बी, डी। ऐसे कौन से पोटेंशियल रीजन है जहां पे जियोथर्मल साइट्स हो सकती हैं, तो वो कौन से रीजन है, सरकम पैसिफिक बेल्ट, हिमालय रीजन और सबडक्शन जोन। ठीक है, ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पोटेंशियल है यहाँ पे कि ये जियोथर्मल साइट्स आगे जाके बन सकती है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप आइदर अपना बेसिक लॉजिक यूज कीजिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शंस के थ्रू भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। एंड ऐसे भी मैं एक चीज बता दूं, जो भी ना एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना पेपर 1 में, ठीक है, प्लीज उसको लेके ना ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना क्या होता है, 5 क्वेश्चन अगर आते हैं, ठीक है, 5 में से आप टारगेट रखे चलिए कि मेरे को 2 या 3 ही राइट करने हैं, बस ज्यादा राइट करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट देखिए, अगर आप तो ज्योग्राफी के बैकग्राउंड से, आपका पेपर 2 ज्योग्राफी है या एनवायरमेंट है, तो आपको ये 5 के 5 राइट इजीली हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपके सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होता है, राइट। लेकिन अगर आप क्या है, आप ज्योग्राफी या ईवीएस बैकग्राउंड से नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप टारगेट रख के चलिए कि 5 में से 5 राइट तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 2 या 3 राइट कर लूंगा। और वो 2 या 3 कौन से क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा कहाँ से आता है, एक क्वेश्चन आता है आपका एग्रीमेंट से। ठीक है, एग्रीमेंट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स है ना, 7 या 8 एग्रीमेंट्स है टोटल। ठीक है, 7 या 8 में से हमेशा 1 या 2 पक्का पूछा ही जाता है। ठीक है, जैसे इस बार मॉन्ट्रियल और पेरिस से पूछा गया था, है ना। तो अब देख सकते हो, तो ये एग्रीमेंट्स आपको वहां पे मिलेंगे, एनवायरमेंट की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके इसको कवर कीजिए। एक क्वेश्चन आपका कहाँ से आता है, एक क्वेश्चन आता है आपका पोल्यूशन से पक्का। ठीक है, तो वो आप अपने बेसिक लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन कहाँ से आता है, एसडीजीज, है ना, और आपका एसडीजी हो गया, और एक और गोल्स आते हैं ना आपके
वो वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो वो एसडीजीज वगैरह भी मैंने यहाँ पे 7-8 लेक्चर में एक लेक्चर में लेके कंप्लीट करा है, राइट। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको एनवायरमेंट में अच्छे से आ सकती हैं अगर आपने बेसिक भी पढ़ा होगा। तो जरूरी नहीं आप पूरा एनवायरमेंट कवर करने बैठेंगे स्पेसिफिकली तब जब आप ज्योग्राफी या एनवायरमेंट बैकग्राउंड के नहीं है, ठीक है। सो ऐसे टाइप के स्टूडेंट के लिए मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब कुछ कवर मत करने की कीजिए, वहां पे जितना कवर कर सकते हैं उतना ही कीजिए, अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए ज्यादा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किससे पूछा गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। ये भी मैंने आपको कहाँ पे कराया था, एनवायरमेंट की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, वहां पे मैंने आपको सारे के सारे क्या कराए हैं, एग्रीमेंट्स कराए हैं, मैंने बोला ना। उसमें से एक एग्रीमेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब देखो एक ही पेपर में, हाँ ये एक ही पेपर है जो मैं आपके साथ अभी तक डिस्कस कर रही हूँ। 2 क्वेश्चन आ गए। कहाँ से आ गए 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आया था फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा पेरिस एग्रीमेंट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। सेकेंड क्वेश्चन कहाँ से आया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यानी एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए। एक में आ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट से, और दूसरा क्वेश्चन आ गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, है ना। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज एनवायरमेंट की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप चाहते हो कि पेपर में आप 5 में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन राइट करके आओ यहाँ से, तो ये 7-8 लेक्चर देख लो, उन लेक्चर्स को रट लो, लिटरली रट लो। क्यों, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, ये बदलेंगी नहीं, ये सिर्फ आपको लर्न करनी है। तो लर्न अच्छे से कर लो, 7-8 लेक्चर देख के उसके नोट्स बना लो, लर्न कर लो वहीं का वहीं, और बस खत्म, आपके लिए एनवायरमेंट वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एक आधा क्वेश्चन आप बोलते हैं ना अपने बेसिक लॉजिक से भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन भी राइट हो गए, तो एटलीस्ट जहाँ पे आपकी बोलते हैं ना 5 क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस थे, एटलीस्ट अब वहां पे सिर्फ 2 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, एटलीस्ट बाकी 3 क्वेश्चन तो आपके राइट हो जाए, ठीक है। अब अगेन ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो आपको पता होगा जोर शोर से इसका प्रचार हुआ था, इसका बहुत ज्यादा प्रमोशन और कैंपेन हुआ था। क्यों, क्योंकि इसके हेडक्वार्टर्स है इंडिया में, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा लेक्चर लिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे, इसके इंडिया में हरियाणा में है शायद, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स, ठीक है। सो मैंने डिटेल में कवर किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, उसके टारगेट क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कब फॉर्म हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था जोर शोर से। दुनिया भर की बाकी बहुत सारी कंट्रीज जो इसका पार्ट मेंबर बनी थी, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इसका मेंबर बनी थी, वो सब आपको याद रखना है। तो वो सब आप कैसे याद करेंगे, ये सब अग्रीमेंट्स आप लेक्चर देखिए मेरे, और वहां पे से नोट्स बना के रख लीजिए, आपका काम वहां से बन जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 5 में से 3 क्वेश्चन तो गारंटीड आपके राइट हो ही जाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।